सुबह की धुंधली रोशनी में शहर की तंग गलियां धीरे धीरे जाग रहीं। धूल भरी सड़कों पर साइकिल की घंटियां गूंज रही थीं और हवा में चाय की खुशबू तैर। इसी माहौल में गली के नुक्कड़ पर रामू की छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां हर दिन सुबह से शाम तक शहर के अलग अलग तबकों के लोग आकर चाय पीते और अपने दिल की बात। रामू एक सादा आदमी था जिसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और उसके हाथों से बनी चाय में जैसे कोई जादू घुला होता था। वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, बल्कि लोगों के दुख सुख का साझीदार भी था। वो बाकी ग्राहकों से अलग दिख रहा, साफ सुथरे कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने चाय मंगवाई और चुपचाप एक कोने में बैठ। रामू ने गौर किया कि यह आदमी सिर्फ चाय नहीं पी रहा था, बल्कि आसपास की हर बात को बड़े ध्यान से सुन। साहब, पहली बार आए हैं क्या? रामू ने। हाँ। उस आदमी ने शांत स्वर में। मेरा नाम दिवाकर है, यहाँ की चाय के बारे में सुना था। रामू मुस्कुराया। साहब, यहाँ सिर्फ चाय नहीं, शहर की हर कहानी मिलती है। दिवाकर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और चाय की चुस्की। उसी वक्त दुकान में शाम आया, रामू का वफादार नौकर। वो शहर के अलग अलग थानों में चाय पहुंचाने का काम। आज उसका चेहरा परेशान था और वो बेचैनी से इधर उधर देख। शाम ने धीरे से, खाने में कुछ बहुत गलत चल रहा है। रामू ने भौहें चढ़ाई। शाम ने आसपास नजर दौड़ाई, फिर धीरे से बोला, एक गरीब लड़की को बेवजह फंसाने की साजिश रची जा रही है। उसका नाम कीर्ति है और वो बिल्कुल मासूम है। रामू के चेहरे पर गंभीरता छा गई, लेकिन उसने देखा कि दिवाकर पूरी तरह से ध्यान से शाम की बातें सुन रहा। उसकी आंखों में अब वही शांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच झलक रही। शाम ने आगे कहा, साहब, लोग कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, लड़की को जेल में डालना ही पड़ेगा। लेकिन मालिक, वो लड़की सच में निर्दोष है, बस गरीब है, इसलिए कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, ये शहर ना बेटा, हाँ, गरीब की चीख भी हवा में खो जाती है और अमीर की फुसफुसाहट भी हुक्म बन जाती है। दिवाकर धीरे से अपने कुर्सी से उठा, बिल चुकाया और शांत स्वर में बोला, कभी कभी सच्चाई को बाहर लाने के लिए किसी को चुप रहकर देखना पड़ता है। रामू ने उसकी ओर देख। साहब, आप क्या काम करते हैं? दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस समझ लीजिए, सच का तराजू संभालता हूँ। ये कहकर वो धीरे धीरे भीड़ में खो गया। रामू और शाम दोनों उसे जाते हुए देखते रहे। किसी को नहीं पता था कि वो आदमी कोई आम ग्राहक नहीं, बल्कि जज दिवाकर सिंह, जो आने वाले दिनों में उस मासूम लड़की की जिंदगी बदलने वाला। क्या सच की जीत होगी या अमीरों की ताकत उस गरीब लड़की का खून? शाम की बातें दिवाकर को भीतर तक झकझोर रही। शाम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर धीमी आवाज में बताना शुरू। ये कहानी एक अमीर लड़के सुमित अग्रवाल से शुरू हुई। वो शहर के बड़े कारोबारी रमेश अग्रवाल का बेटा। पिछले हफ्ते सुमित ने गरीब लड़की कीर्ति को गली में रोका और उसका अपमान। कीर्ति एक मजदूर की बेटी जो दिन रात फैक्ट्री में काम करके अपने बीमार पिता का इलाज करा। दिवाकर ने चाय का प्याला धीरे से होठों तक उठाया, लेकिन उसकी आंखें शाम पर। शाम ने आगे कहा, कीर्ति ने सुमित का विरोध किया और उसे धक्का देकर वहां से निकल गई, लेकिन सुमित का अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर। उसने अपने पिता रमेश से शिकायत। रामू ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ मालिक? शाम ने गहरी सांस। रमेश अग्रवाल ने थाने के 2 बड़े अफसरों को पैसे का लालच दिया है, इंस्पेक्टर दिनेश यादव और सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार। उन्होंने एक शैतानी योजना बनाई। शाम की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलक। वे लोग कीर्ति पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले हैं और सुमित को बिल्कुल साफ सुथरी छवि में दिखा दे। दिवाकर का हाथ चाय के प्याले पर थम गया। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा तूफान उमड़ रहा। शाम ने आगे कहा, आज मैंने थाने में सुना कि दिनेश यादव मुकेश से कह रहा था, रमेश साहब ने वादा किया है कि अगर हमने कीर्ति को फंसा दिया तो बड़ा प्रमोशन मिलेगा और मोटी रकम। रामू ने सिर हिलाया। ये तो बहुत गलत बात। उस गरीब लड़की का क्या कसूर? शाम ने दुखी स्वर में जवाब, मालिक, पैसे की ताकत के सामने गरीबी हमेशा हार जाती। कीर्ति को तो ये तक नहीं पता कि उसके खिलाफ कैसी साजिश रची जा रही। दिवाकर ने धीरे से चाय का प्याला नीचे रखा। उसके मन में एक योजना बन रही। उसने चाय का आखिरी घूंट पिया और शाम की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता। उसने शांत आवाज में कहा, तुम कल थाने मत जाना। शाम चौंक गई। क्यों साहब? दिवाकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल मैं तुम्हारी जगह चाय लेकर जाऊंगा। रामू और शाम दोनों उसे हैरान होकर देखने लगे। लेकिन साहब, आप तो यहाँ पहली बार आए हैं, आप वहां कैसे जाएंगे? दिवाकर ने धीरे से कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है सच और झूठ के बीच फर्क दिखाने का। रामू और शाम अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी दिवाकर ने अपना बटुआ निकाला और अंदर से एक पहचान पत्र निकाला। मेरा नाम दिवाकर चौधरी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैं इस शहर की जिला अदालत का मुख्य न्यायाधीश हूं। ये सुनकर रामू और शाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए दुकान में सन्नाटा छा गया।
हवा में सिर्फ चाय की खुशबू थी, लेकिन उसके पीछे अब एक ऐसा संकल्प था जो किसी की जिंदगी बदलने वाला था। क्या एक जज का भेष बदलकर दिवाकर सच को सामने ला पाएगा, या पैसे और सत्ता की ताकत फिर से इंसाफ को कुचल देगी? उस रात शहर के आसमान में धुंध गहराने लगी और रामू की चाय की दुकान एक नए न्याय की कहानी की गवाह बन चुकी। श्याम की सांस रुक गई। वो अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक जज के सामने पुलिस की भ्रष्टाचार की कहानी सुना रहा। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही। साहब माफ करिए, श्याम हकलाते हुए बोला। हमें नहीं पता था कि आप। दिवाकर ने हाथ उठाकर उसे रोका। कोई माफी की जरूरत नहीं श्याम, तुमने जो बताया है वो बहुत गंभीर मामला है। अगर सच में किसी निर्दोष लड़की को फंसाने की साजिश चल रही है तो उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी है। रामू ने कांपती आवाज में पूछा। साहब लेकिन आप चाय वाले के भेष में क्यों जाना चाहते हैं? दिवाकर ने शांत स्वर में समझाया। क्योंकि अगर मैं जज के रूप में जाऊंगा तो सब लोग संभल जाएंगे, हर बात छुपा। लेकिन अगर मैं एक साधारण चाय वाले के रूप में जाऊंगा तो वे अपनी असली हरकतें दिखाएंगे, तभी मैं सच्चाई तक पहुंच पाऊंगा। श्याम ने चिंता जताई। साहब ये बहुत खतरनाक है, अगर आप पकड़े गए तो? दिवाकर की आंखों में दृढ़ता झलक उठी। न्याय के लिए जोखिम उठाना पड़ता है श्याम। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी अदालत के क्षेत्र में कोई निर्दोष व्यक्ति सजा पाए। उस रात दिवाकर चौधरी ने अपना फैसला खुद सुना दिया। अगली सुबह वो अपने न्यायाधीश के वस्त्र उतारकर आम आदमी के भेष में जाएगा। उसका उद्देश्य था साजिश को अपनी आंखों से देखना और उसके सबूत इकट्ठा करना। सुबह सूरज उगने से पहले दिवाकर चौधरी ने अपनी अलमारी खोली। सफेद कोट और नेकटाई को एक तरफ रखते हुए उसने पुराने कपड़े निकाले। फटा कुर्ता, मैली धोती और टूटी चप्पलें उसने उन्हें पहना। आईने में खुद को देखा और हल्की मुस्कान। अब कोई भी पहचान नहीं सकता था कि ये वही व्यक्ति है जो कल तक शहर की अदालत में न्याय की गद्दी पर बैठा था। वो रामू की दुकान पर पहुंचा। रामू और श्याम दोनों चिंतित खड़े थे। दिवाकर ने चाय का बड़ा थर्मस उठाया और प्यालों की टोकरी संभाली। श्याम बोला, साहब मैं डर रहा हूं, अगर कुछ गलत हो गया तो? दिवाकर ने उसकी पीठ थपथपाई। कुछ नहीं होगा, तुम बस यहीं रामू के साथ रहो और इंतजार करो। आज न्याय खुद थाने तक जाएगा। थाने की तरफ साइकिल चलाते हुए दिवाकर के मन में कई विचार उमड़ रहे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी। उसने अपनी जेब में एक छोटा रिकॉर्डर छिपा रखा था। जो कुछ भी वहां होगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। थाने के बाहर पहुंचकर उसने साइकिल रोकी। चारों तरफ पुलिस के जवान अपने अपने काम में व्यस्त थे। दिवाकर ने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, साहब गरम चाय लाया हूं। एक कांस्टेबल ने आवाज लगाई। अरे ओ चाय वाले, जल्दी डाल इधर। दिवाकर ने अपनी आवाज को और भारी बनाते हुए कहा, जी साहब अभी लीजिए। कांस्टेबलों के बीच घूमते हुए उसकी नज़र थाने के अंदर वाले कमरे पर पड़ी, जहां इंस्पेक्टर दिनेश यादव और सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार बैठे थे। दोनों किसी गुप्त चर्चा में लगे थे। दिवाकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उनकी मेज के पास पहुंचा और 2 प्यालों में चाय डालकर रख। अब बस एक कदम और सच्चाई उसके सामने खुलने वाली। ताकि कोई शक न करे, दिवाकर ने खुद को पूरी तरह चाय वाले के रूप में ढाल लिया था। पुलिस वालों ने बिना ध्यान दिए चाय ली और बातचीत में लगे रहे। दिवाकर ने महसूस किया कि वे उसे एक मामूली चाय वाले से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये वही मौका था जिसकी उसे जरूरत थी। चाय बांटते हुए उसने अपने कान पूरी तरह खुले रखे। अंदर के केबिन में इंस्पेक्टर दिनेश यादव और सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार बात कर रहे थे। दिनेश ने कहा, कीर्ति को आज शाम बुलवाना है, रमेश साहब का फोन आया था, काम जल्दी निपटाना है। मुकेश ने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो सर, वो गरीब लड़की क्या कर लेगी, उसके पास ना पैसा है न वकील, 2 दिन में मामला निपट जाएगा। ये सुनकर दिवाकर का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी जेब में रखा छोटा रिकॉर्डर चालू था और हर शब्द उसमें कैद हो रहा था। उसने अंदर ही अंदर सोचा, यही सच का पहला सबूत होगा। थाने से बाहर निकलते वक्त उसने गहरी सांस ली। ये तो बस शुरुआत है, उसने मन में कहा, अब मुझे और सबूत जुटाने होंगे। वो सीधे रामू की दुकान पर लौटा। रामू और श्याम बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। साहब क्या हुआ? श्याम ने पूछा। दिवाकर ने गंभीर स्वर में कहा, वे सच में कीर्ति को फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। आज शाम उसे थाने बुलाया जाएगा। श्याम का चेहरा चिंता से भर गया। साहब हमें कुछ करना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। दिवाकर कुछ पल सोच में डूबा और फिर बोला, पहले हमें कीर्ति से मिलना होगा, उसे साजिश के बारे में बताना जरूरी है। रामू ने कहा, साहब कीर्ति पास की फैक्ट्री में काम करती है, श्याम उसे जानता है। श्याम ने सिर हिलाया, हाँ साहब, वो बहुत अच्छी लड़की है, पूरे परिवार का बोझ उसी पर है। उसके पिता बीमार है, माँ कमजोर और एक छोटा भाई है। ये सुनकर दिवाकर का दिल और भारी हो गया। एक मासूम लड़की जो पहले से ही जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, अब उसे झूठे इल्जाम में फंसाने की साजिश रची जा रही है। चलो उससे मिलते हैं, दिवाकर ने दृढ़ स्वर में कहा। शाम के साथ वो फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। रास्ते में शाम ने बताया, साहब कीर्ति रोज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करती है, फिर शाम को अपने पिता की दवा लेने जाती है। फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर वे मजदूरों का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गेट खुला और मजदूर बाहर आने लगे। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीने की उम्मीद भी थी। श्याम ने धीरे से इशारा किया, वो रही कीर्ति। दिवाकर ने देखा, एक सादे कपड़ों में लड़की बाहर आ रही थी। उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में संघर्ष की चमक थी। श्याम ने आवाज लगाई, कीर्ति।
लड़की ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। श्याम भाई, आप यहाँ? दिवाकर ने महसूस किया कि यह लड़की सच में बहुत भोली है। उसे अंदाजा तक नहीं कि उसके खिलाफ कैसी साजिश रची जा रही है। श्याम ने उसे एक तरफ ले जाकर धीरे धीरे सब कुछ बताया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, कीर्ति के चेहरे की मुस्कान गायब होती गई, उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, वह कांपती आवाज में बोली। मैं तो बस काम करती हूँ और घर जाती हूँ। दिवाकर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, बेटी डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सच को कोई नहीं दबा सकता। कीर्ति की आंखों में अब भी डर था, लेकिन दिवाकर की आवाज में जो भरोसा था उसने उसके भीतर थोड़ी हिम्मत जगा दी। वह धीरे से बोली, अगर आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। दिवाकर ने सिर हिलाया। हाँ कीर्ति, अब वक्त आ गया है कि हम झूठ के खिलाफ खड़े हों। सूरज ढल रहा था और फैक्ट्री के बाहर की हवा में एक नई उम्मीद तैर रही थी। आने वाली रात किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। 2 साल बाद जब हर्षित ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और टॉप रैंक लाई, तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। डीएम साहिबा के बेटे ने नीट में टॉप किया, ये खबर हर अखबार में थी। एडमिशन सेरेमनी में दीक्षा जी ने कहा, आज मैं एक माँ के रूप में सबसे ज्यादा खुश हूं। हर्षित ने प्रूव कर दिया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। अपने स्पीच में हर्षित ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे एक अनाथ बच्चे से उठाकर आज यहां तक पहुंचाया है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ उनकी वजह से हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाथ आश्रम के सुपरिटेंडेंट ने कहा, यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, कैसे एक माँ का प्यार और एक बच्चे की मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। उस दिन दीक्षा जी को लगा कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्हें उनका बेटा मिल गया और वो एक सफल इंसान बन रहा है। कीर्ति को देना होगा, इससे जो भी बात होगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी। यही हमारा सबसे बड़ा सबूत होगा। शाम होते होते शहर में खबर फैल गई कि कीर्ति को थाने बुलाया गया है। लोग फुसफुसा रहे थे, वो तो इतनी भली लड़की है, उसने क्या किया होगा। रामू की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी चाय पीते हुए बोला, अरे कीर्ति जैसी बच्ची को कौन परेशान कर रहा है, वो तो घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर, बस यही उसका जीवन है। ये सुनकर दिवाकर का यकीन और मजबूत हो गया कि वो सही राह पर है। शाम ढलते ही उसने फिर से चाय वाले का भेष अपनाया। इस बार उसने अपने चेहरे पर एक पुराना गमछा भी बांध लिया ताकि पहचान का कोई खतरा ना रहे। शाम ने उसे माइक देते हुए कहा, साहब इसे कीर्ति तक पहुंचाना है। दिवाकर ने सिर हिलाया और साइकिल पर थाने की ओर निकल गया। थाने पहुंचकर उसने देखा कि वहां का माहौल तनावपूर्ण था। कुछ कांस्टेबल बाहर खड़े थे और अंदर से सख्त आवाजें आ रही थी। दिवाकर ने चाय का थर्मस उठाया और अंदर जाने की कोशिश की। अरे ओ चाय वाले, आज नहीं कल आना, एक कांस्टेबल ने रोकते हुए कहा। साहब चाय गर्म है, ठंडी हो जाएगी, कांस्टेबल ने झिड़क दिया। कहा ना आज नहीं। उसी वक्त अंदर से सब इंस्पेक्टर मुकेश की आवाज आई, अरे भेजो चाय वाले को अंदर, हमें भी चाय चाहिए। दिवाकर को राहत मिली। वो सिर झुकाकर अंदर गया और चाय बांटने लगा। कमरे के कोने में कीर्ति एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा डर से पीला था, आंखों में आंसू तैर रहे थे। सामने इंस्पेक्टर दिनेश यादव और मुकेश कुमार खड़े थे। दोनों के चेहरे पर एक क्रूर आत्मविश्वास था। दिवाकर ने दिनेश के सामने चाय रखी और उसी वक्त उसने सुना, देख कीर्ति, दिनेश की आवाज में धमकी थी, हमारे पास तेरे खिलाफ पक्के सबूत है। तूने सुमित के घर से सोने की चैन चुराई है। कीर्ति सिसकते हुए बोली, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो सुमित को। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दिनेश ने टेबल पर हाथ पटका। चुप, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मान ले वरना अंजाम बुरा होगा। दिवाकर का खून फिर से खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे याद था अब हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा है, यही शब्द कल अदालत में गूंजेंगे। कीर्ति रोते हुए बोली, साहब मैं कुछ जानती तक नहीं, मुझे। मुकेश ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। हंसकर कहा, झूठ बोल रही है, गवाह भी हैं। दिवाकर समझ गए कि ये झूठे गवाह भी तैयार कर रखे हैं। चाय बांटते हुए दिवाकर ने चुपके से कीर्ति के पास जाकर उसके हाथ में माइक दबा दिया। कीर्ति ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दिवाकर ने आंखों के इशारे से समझाया कि वो इसे छुपा ले। समझदार लड़की थी, उसने तुरंत माइक को अपनी साड़ी में छुपा लिया। दिनेश ने फिर धमकी दी, अगर तू मान जाए कि तूने चोरी की है तो हम तुझे छोड़ देंगे, नहीं तो जेल में सड़ेगी। कीर्ति ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्यों झूठ बोलूं?
अब हर बात रिकॉर्ड हो रही थी। मुकेश ने कीर्ति को और डराने की कोशिश की। देख लड़की, रमेश अग्रवाल का बेटा है सुमित। तू जानती है रमेश अग्रवाल कौन है? इस शहर का सबसे बड़ा कारोबारी। उसकी पहुंच कहां तक है तू नहीं जानती। कीर्ति की सांसें तेज हो रही थीं। साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। दिनेश ने मेज पर हाथ मारा। बहुत जिद कर रही है। ठीक है, कल तुझे कोर्ट में पेश करेंगे। देखते हैं कौन तेरी मदद करता है। यह सुनकर कीर्ति और डर गई। साहब, मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बाबूजी बीमार हैं। मुकेश ने बेरहमी से कहा, यह सब पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। दिवाकर चाय बांटते हुए हर बात सुन रहे थे। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये कैसा अन्याय है? एक निर्दोष लड़की को पैसे की ताकत से फंसाया जा रहा है। तभी दिनेश का फोन बजा। उसने फोन उठाया। हाँ रमेश साहब। जी हाँ, लड़की यहीं है। अभी तक नहीं मानी। ठीक है साहब, कल तक काम पूरा हो जाएगा। फोन रखने के बाद उसने मुकेश से कहा, रमेश साहब का कहना है कल सुबह तक इसका